हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बीपीएससी एडुटेरिया का ये सीरीज चला रहे हैं 100 सेटों का, ये आपका छठा सेट है ना, यानी कि ये 6 नंबर का आपका सेट प्रैक्टिस है। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट को कंप्लीट कर लिया है, यानी इस प्रकार से एक सेट में यदि 50 प्रश्न लिए हैं हम लोग तो टोटल कितने हो गए, 250 प्रश्न हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया है। और इस छठे सेट में भी हम लोग टोटल जो है 50 प्रश्नों को देखेंगे, साथ साथ में जो आपका महाजनपद काल था उसके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। और यदि आप में से कोई भी दोस्त जो है पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला आपका प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण जो है इसको किस देश ने विकसित किया है। भारत ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, इजराइल ने। हेलिना नाम का जो डिफेंस के लिए जो ये आपका बनाया गया उपकरण, ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो अपना देश भारत के द्वारा किया गया है इसका विकास। अच्छा, इसका विकास किसके निर्देशन में, यानी कि कोई भी रक्षा उपकरण का जो विकास होता है वो किसके निर्देशन में होता है, तो ध्यान रखेंगे वो आपका DRDO है ना। DRDO ये आपका डिफेंस संस्था है। इसका फुल फॉर्म आप लोग बता देंगे जल्दी से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको याद रखना है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी प्रश्न बनाएं उसको प्रेजेंट से जोड़ करके पढ़ें, इससे काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी सहायता मिलेगी आपको करंट अफेयर को जानने का। करंट अफेयर आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो DRDO का जो वर्तमान में चेयरमैन है, कौन है मुख्य रूप से, वो है आपका समीर वी कामत है ना। समीर वी कामत है आपका अभी वर्तमान में DRDO के चेयरमैन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये ध्यान देंगे, तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, ये भी आपका याद हो जाएगा। चलिए और इसके बारे में बात कर लें। जो आपका हेलिना रक्षा उपकरण है, इसका विकास भारत ने कब किया था, तो 2018 में किया है। ठीक है, यह याद रखेंगे। और इसके जो है कितनी मतलब किलोमीटर तय करने की है, लगभग 7 किलोमीटर की क्षमता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग अगला बात कर लेते हैं। हम लोग अगला, ये हेलिना जो रक्षा उपकरण है किस पीढ़ी का है, तो ये आपका तीसरा पीढ़ी का उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन यानी कि भूगोल का क्वेश्चन है कि एक तरफ आपको दिया गया है नेशनल पार्क और उससे संबंधित यहाँ पर सामने राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है मिला हुआ नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सुंदरवन, ये तो आपको मैंने कई बार बताया है कि सुंदरवन का डेल्टा यह पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन जो है मुख्य रूप से रॉयल टाइगर यानी कि आपका बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट है। भीतरकनिका, मैंने आपको दूसरा नंबर का सेट में पढ़ाया था कि भीतरकनिका ये आपका उड़ीसा में है। और भीतरकनिका जो है ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में कि उड़ीसा में जो है भीतरकनिका है, सिमलीपाल है और वहाँ पर चिल्का लेक है जो खारे पानी की सबसे बड़ी, ये मीठे खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है ना। चलिए यहाँ पर अब यहाँ हो जाएगा भीतरकनिका के बारे में। भीतरकनिका कहाँ पर है, ओडिशा, बिल्कुल राइट दिया हुआ है। पीताम्बरम कहाँ पर है, तमिलनाडु, ये भी आपका सही है। पीताम्बरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक और है दोस्तों, गोइंडी, कौन सा है, गोइंडी, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, गोइंडी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, नेशनल पार्क। उसके बाद वेबनाड जो है, वेबनाड ये आपका केरल में है, कर्नाटक में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। वेबनाड के बारे में क्या ध्यान रखेंगे कि ये आपका कहाँ पर है, केरल में है। और केरल में एक और आपका है पेरियार नेशनल पार्क है जो आपका टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार। और पेरियार एक आपका नदी भी है दोस्तों। जो पेरियार नदी जो है वो आपका अरब सागर यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है। कौन सा है, बांदीपुर है ना, कर्नाटका में। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफी बंदरगाह के नाम से जाने वाला बंदरगाह कौन सा है, साओ पोलो, सेंटोस, फेजेंडा, इटाबिडा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटोस। सेंटोस आपका एक बंदरगाह है, कहाँ का बंदरगाह है, ब्राजील का बंदरगाह है ये आपका। ब्राजील देश कहाँ पर यानी कि किस जो है महाद्वीप में पड़ता है, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और यहीं पर आपका अमेजन बेसिन है, अमेजन की दरोनी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसका सबसे बड़ा बेसिन है। ध्यान रखेंगे, ब्राजील के जो भी अमेजन जो वर्षा वन है, वर्षा वन के क्षेत्र को ही क्या कहा गया है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ब्राजील का ये जो सेंटोस बंदरगाह है दोस्तों, मुख्य रूप से कॉफ़ी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जो है सेंटोस बंदरगाह से इटली को, अलग अलग देशों को जो कॉफ़ी जहाँ पर ज़्यादा सेवन होता है कॉफ़ी का, उसको निर्यात किया जाता है यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। और ब्राजील में जो कॉफ़ी की बड़ी बड़ी बगानें लगाई जाती है उसको बोलते हैं फेजेंडा। ये भी आपको काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि फेजेंडा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो फेजेंडा जो होता है
कॉफ़ी यानी कि जो आपका बागवानी कृषि की जाती है कॉफ़ी ब्राज़ील में, उसको बोला जाता है आपका फेजेंडा। साओ पोलो क्या है, तो साओ पोलो यानी जो आपका ये सेंटोस है ना, सेंटोस जो है साओ पालो के अंतर्गत आता है, ठीक है। साओ पोलो यानी कि एक बड़ा सा क्षेत्र है, इसी में एक आपका बंदरगाह है सेंटोस, ठीक है। तो ये साओ पोलो पूरा बड़ा हो गया, लेकिन साओ पोलो हुआ, सेंटोस हुआ, फेजेंडा हुआ, ये सब के सब किससे जुड़ा हुआ है, ब्राज़ील से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ब्राज़ील से होकर के भूमध्य रेखा भी गुजरती है, ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देहरादून में क्या है, तो देहरादून में आपका राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र है आपका देहरादून में, है ना। उसके बाद नई दिल्ली में तो ढेर सारा चीज़ है, आपको मौसम विज्ञान के लिए अनुसंधान केंद्र है, DRDO का मुख्यालय है, मतलब कि क्योंकि भारत की राजधानी ही नई दिल्ली है, तो ढेर सारा आपको यहाँ पर अनुसंधान केंद्र जो भी होगा यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण। अब पोषण की बात की जाए तो पोषण से संबंधित जो है भारत में बनाया जाता है ना राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, कब मनाया जाता है जल्दी बताइए। इसलिए मैं दोस्तों आपको करंट के साथ जोड़ के पढ़ाता हूं, ताकि आपको बाद में करंट अफेयर पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, सितंबर के पहले वीक को, है ना, सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। इस बार का जो मनाया गया है 2023 का, अभी आपको 2023 का ही याद रखना है, क्योंकि 2024 का पूछेगा नहीं, क्योंकि आपका BPSC का जो एग्जाम है वो 30 सितंबर को पड़ेगा, और सितंबर में आपका पोषण सप्ताह मनाया जाता है, या हो सकता है कि उस टाइम भी बना दे, है ना। तो आपको ये दोनों का थीम याद रखना है, 2023 का भी थीम याद रखेंगे और 2024 का भी। तो 2023 का क्या थीम था, तो 2023 मतलब कि 23 का जो वो मतलब कि थीम था दोस्तों, वो था आपका जो है साक्षर भारत, स्वपोषित भारत और फिर उसका सशक्त भारत, है ना। ये आपका इसका मतलब थीम था 2023 का। उसके बाद राष्ट्रीय, अब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पोषण अभियान से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपका। पोषण अभियान जो है शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, कब शुरू किया गया है, 2018 में शुरू किया गया PM पोषण अभियान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, कौन इसमें से जो है सुमेलित नहीं है, रेनेटिंग, जैव प्रौद्योगिकी या फिर गोल्डन चावल, ओजोन परत। रेनेटिंग जो है इसमें पनीर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो नॉर्मल दूध होता है दोस्तों, उसमें रेनेटिंग नामक पदार्थ डाला जाता है, जिसके कारण वो दूध जो उसमें जो भी आपका छलनी होती है वो क्या हो जाती है, जम जाती है, और जम करके पनीर का निर्माण कर देता है। तो वो रेनेटिंग पदार्थ काम करता है जमाने के लिए, तो बिल्कुल ए राइट है। जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है प्लाज्मिड्स, तो बिल्कुल ये भी सही है। विटामिन ए जो है गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये आपका मिला हुआ नहीं है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है, आपको समताप मंडल में, और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। जबकि यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर दिया है, ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं पाया जाता है, बल्कि ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल की टोटल कितनी पड़ते हैं याद रखेंगे, सबसे नीचे आपका है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से ऊपर है आपका समताप मंडल, समताप मंडल से फिर ऊपर है आपका मध्य मंडल, फिर आपका है आयन मंडल, इसी को आपको बाह्य मंडल भी बोला जाता है ना, और एक है आपका बहिर्मंडल, है ना। तो 5 टोटल मंडल है, आपको याद रखना है वायुमंडल में, है ना। तो यहाँ पर जो आपका मुख्य रूप से जो आपका पाया जाता है ओजोन परत, वो पाया जाता है समताप मंडल में, है ना। और समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो परत क्या काम करता है, सूर्य से आने वाली जो है पराबैंगनी किरण जो काफ़ी हानिकारक और विषैले होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं, है ना, और पृथ्वी तक आने से उसको बचा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है, सदाबहार वन। सदाबहार वन वैसा क्षेत्र में पाया जाएगा, पहले ये पॉइंट आप समझ लेंगे ना तो आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे क्वेश्चन का आंसर। सदाबहार वन के बारे में याद रखिए, सदाबहार वन वहीं पाया जाएगा जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, यानी कि आने वाले मानसून से भी वर्षा होती है और जाने वाली मानसून यानी कि वापसी से भी वर्षा होती है। या फिर वह स्थान जो है मुख्य रूप से कहाँ पर हो, वह स्थान आपका भूमध्य रेखा के निकट हो, तो वहाँ पर पाया जाता है सदाबहार वन। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे ब्राजील में कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार वन। क्यों? क्योंकि वो भूमध्य रेखा के निकट है और वर्षा क्या है, सर्वाधिक होती है उस भूमध्य रेखा के निकट। तो आपको यहाँ पर बताना है चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो अब अगर भारत की जो है भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो एक तो हो गया आपका पश्चिमी घाट में, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जब आती है मानसून से तो खतरनाक रूप से वहाँ पर बारिश होती है। दूसरा आपका जो है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर आने वाली ये वापसी की मानसून से बारिश होती है और भूमध्य रेखा के निकट है। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र, क्योंकि इसमें आने वाले मानसून और वापसी मानसून से भी वर्षा होती है। उसी प्रकार से आपका पूर्वोत्तर का भारत यानी कि जैसे मेघालय में जो आपका गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, वहां पर भी वर्षा होती है लगभग वर्ष भर। तो वहां पर भी जैसे मानसीराम जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी, किशनगंज, है ना, ये सब में थोड़ा बहुत आपका क्या है, सदाबहार वन है। अब यहाँ से हम लोग काटना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, देखो बोला है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट के
पश्चिमी ढाल पर पाया जाता है ना, ये आपको पूर्वी ढाल बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो बिल्कुल राइट है। तीसरा है अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, आपका माइंड में मैप होना चाहिए। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान क्या है, ये मरुस्थलीय भाग है, और मरुस्थलीय भाग में कहीं कभी भी सदाबहार वन नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, मिजो, खासी, जयंतिया, गारो, है ना, उत्तरांचल की पहाड़ी जिसको कहा जाता है, तो इन सब में क्या पाया जाता है, आपका सदाबहार वन पाया जाता है। तो हमारा 2 और 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया सारा चीज। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, बलोक पर्वत, या फिर आपका वलित पर्वत। तो आपको पूछे एंडीज पूछे या आल्पस पूछे या आपको हिमालय पूछे, ये सब के सब कौन से पर्वत के एग्जाम्पल हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन, यानी कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है ये सारे। तो यहाँ पर डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बताइए आप लोग जल्दी से कि हिमालय पर्वतमाला की जो आपका श्रेणी है, सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये भारत में है या फिर नेपाल में पड़ता है, जल्दी से बताइए आप लोग कॉमेंट में। इसके दूसरी चीज़ों के बारे में चर्चा करें तो हिमालय के बारे में याद रखेंगे कि ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद इसकी निर्माण कैसे हुई, तो इसकी निर्माण जो हुई है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है ना। भारतीय प्लेट जो था आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट, उससे टकरा करके इसका निर्माण हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, करेवा वैली स्थित है। जो करेवा वैली है, करेवा जो घाटी है, वैली किसको बोलते हैं दोस्तों, वैली बोलते हैं घाटी को, ठीक है। और घाटी किसको बोलते हैं, देखिए 2 वर्ड आपको याद रखना है। 2 वर्ड है आपका, एक आपका आता है घाटी और एक आता है आपका दर्रा। क्या आता है, एक आपका घाटी हो गया, एक हो गया दर्रा। घाटी किसको बोलेंगे, तो घाटी बोलते हैं 2 पहाड़ों के बीच का एक बड़ा सा क्षेत्र, यानी कि 2 पहाड़ है और उसके बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जिसमें एक गांव, या फिर मतलब कि थोड़ा बड़ा मतलब कि क्षेत्र होना चाहिए जिसमें एक गांव आसानी से बस सकता हो, उसको बोलते हैं घाटी, है ना। कश्मीर की घाटी, तो कश्मीर की घाटी घूमने लायक है ना, तो बड़ा सा क्षेत्र है। उसी प्रकार से कुल्लू की घाटी, है ना, तो इस प्रकार से घाटी क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होगा। लेकिन दर्रा क्या होगा, दर्रा 2 पहाड़ों के बीच का पतला सा रास्ता होगा, है ना दर्रा। जैसे बोलन दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये सारे क्या है, एक देश को दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली सड़कें हैं, पतली रास्ता है ये सब। यहाँ पर बसने का जगह नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा घाटी और दर्रा में अंतर। अब यहाँ पर बताना है आपको, तो करेवा कहाँ पर है, तो करेवा आपका कश्मीर में है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो कौ से कश्मीर, कौ से करेवा। और वैसे भी कोई भी घाटी की बात की जाए, ज़्यादातर घाटियाँ कहाँ पर होगी, उत्तरी भारत में ही है ना। उत्तरी भारत में भी जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो तमिलनाडु तो यहाँ पर नॉर्मली होना ही नहीं है, साफ ही क्या। अब इस तीनों में से होगा तो आपको याद रख लेना कश्मीर में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 9वें नंबर का, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका बीपीएससी के लिए। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर लाल कुर्ती आंदोलन। तो आपका ये जो चलाया गया था ऑपरेशन 0 आवर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो रात के 12 बजे, 9 अगस्त यानी कि 8 अगस्त का रात को, और 9 अगस्त यानी कि सुबह हो गया ना 12 बजे, तो 12 AM को सवेरे, यानी कि क्या किया था, अंग्रेजों ने जो है फटाफट जितने भी भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे उनको जो है क्या किया था, जेल में डालना शुरू किया था। यानी कि तो 12 अगर उसको करते हैं ना रात, अगर आप नॉर्मली घड़ी देखेंगे तो 12 बजती है, लेकिन अगर 24 घंटे वाली जो घड़ी देखेंगे उसमें जो है रात में जो ये 12 बजती है ना, उस टाइम वहाँ पर 24 यानी कि 0 दिखाता है ना, 0 बजकर ऐसे आएगा लिखा हुआ। तो वो आपको इसलिए उस समय स्टार्ट की गई थी, इसलिए इसको ऑपरेशन 0 आवर कहा गया था। और यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। इसमें नारा क्या दिया था, तो इसमें नारा दिया था गांधी जी ने, करो या फिर मरो, है ना। और मुख्य रूप से याद रखना है कि गांधी जी जो है इस आंदोलन के लिए मतलब प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास करवाया था, तो कांग्रेस के आपका कौन सा अधिवेशन था, बम्बई अधिवेशन, है ना। बॉम्बे अधिवेशन में पास किया था। जब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, तब गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। तो गांधी जी के पक्ष में कोई भी नहीं था, गांधी जी के साथ कोई आने वाला नहीं था कि जो है ना इस आंदोलन को शुरू करने के लिए नहीं चाह रहा था कोई भी भारतीय, है ना, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या कोई भी बड़े नेता हो, नहीं चाह रहा था। लेकिन गांधी जी ने उस समय क्या बोला था, ईगो को हट करके उसने कहा था कि यदि मैं चाहूँ तो एक मुट्ठी बालू उठा लूं तो फिर भी कांग्रेस से जो है बड़ी जो है आंदोलन में खड़ी कर सकता हूं, ये कहा था गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब यहां पर आप लोग इस सब के बारे में जानते हैं ना, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया। यानी इसमें से कौन व्यक्ति था जिन्होंने जो है मुख्य रूप से जो है रॉलेट एक्ट को क्या कहा था, जो है जानबूझकर की गई हत्या कहा था। तो ये आपका
CF एंड्रयूज हो जाएगा राइट, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है आपका जो है 1919 में आया था, है ना, 1919 में लाया गया था रॉलेट एक्ट, और इसी के खिलाफ जो है 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह चलाई गई थी। और जो है इसके खिलाफ में यानी कि रॉलेट एक्ट के तहत इसने क्या किया था, तो इसने जो है आपका दो जो आपके पंजाब के थे, है ना, सत्यपाल मलिक और सत्यपाल और क्या नाम था उसका, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया था। और इसी के खिलाफ जो है 13 अप्रैल 1919 को क्या किया था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो अमृतसर है वहाँ पर जो है एक सार्वजनिक बैठक बुलाई गई थी, और उसी पर जो है जनरल ओ डायर ने बिना चेतावनी के क्या चलवा दी थी, गोलियाँ चलवाई थी, जिसमें हजारों जो है भारतीय जो है क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर और इसी के बाद जो है गांधी जी ने क्या किया था, जो अपनी जो उपाधि थी कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था, है ना। और उसके बाद जो आपका तेज बहादुर सप्रू था, उन्होंने जो है राय बहादुर की जो उपाधि थी उसको भी त्याग दिया था। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, जो वन संरक्षण अधिनियम है इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अगर आप लोग, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पिछले वीडियोज़ पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट का सोल्यूशन नहीं किए हैं, लगातार 5 हमने पढ़ा दिया आपको अच्छी तरीके से, अगर नहीं पढ़ा है आप तो जल्दी से जा करके देख लेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि वहाँ पर सारा चीज़ आपको समझाया गया था अच्छी तरह से। जब चौथा सेट मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था उसमें मैंने बताया था पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, और अधिनियम क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है, विधेयक क्या होता है, ये किस प्रकार से पारित होता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, ये सारी चीज़ों को समझाया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, है ना, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये सारे पॉइंट हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? कौन सी गैस? जलवाष्प, ओजोन, मीथेन, इनमें से सभी। आप में से कई दोस्त जो है कॉमेंट कर रहे थे कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखेगा कि नहीं, तो बिल्कुल ये आपका कंटिन्यू रहेगा। आपको प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे एक वीडियो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक सेट, अगर हमारा ये अभी छठा नंबर का सेट है, इस प्रकार से हमें कितने दिन लगेंगे टोटल, और अभी 94 दिन लगेंगे, यानी एक सेट अगर एक दिन आएगा तो और 94 दिन लगेगा। इस प्रकार से ये आपका 100 डेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जब 100 आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, 100 गुना 50 कितना हो जाएगा, 100 गुना 50 करेंगे तो 5000 ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा। और मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते जाता हूँ, एक प्रश्न से आप 2 से 3 प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाला, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलवाष्प करता है, मीथेन ये भी करता है, ओजोन भी करता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे अधिक कौन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव करता है, सबसे अधिक कौन सी गैस, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका राइट हो जाएगा। सबसे अधिक ओजोन परत को कौन जो है इफेक्ट प्रभाव पहुंचाता है, वो हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, सिगरेट का जो धुआं होता है इसमें जो मुख्य प्रदूषक होता है कौन कौन से होते हैं? जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और अगर आप उसके नज़दीक होते हैं तो उस धुएं का जो है आपको भी एहसास आता है, आप के नाक के द्वारा आपके अंदर भी चला जाता है ना, तो इसलिए उससे तो दूरी बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ ही साथ जानेंगे इसमें कि कौन कौन सा जो है उसमें आपका क्या रहता है, प्रदूषक के रूप में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और या फिर बी और सी दोनों। तो इसमें बेंजीन भी रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, गैसोहोल मिश्रण है, गैसोहोल जो है किसका मिश्रण है? 90% पेट्रोल, 10% एल्कोहल, 70% पेट्रोल या फिर 30% एल्कोहल, इन चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा? तो उसमें जो है 90% जो है आपका क्या रहता है, पेट्रोल रहता है और 10% एल्कोहल रहता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे गैसोहॉल के बारे में। उसके बाद साथ ही साथ याद रखेंगे जो पेट्रोल है ये कैसा आपका संसाधन है, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये इसका एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा इसका निर्माण करना असंभव है, दोबारा इसको जो है आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल आपका अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे, पेट्रोल, है ना। क्यों? क्योंकि इसको जब निकाला जाता है तो काला रहता है और उसके बाद रिफाइन करने के बाद इसका कलर ऐसा हो जाता है ना। उसके बाद एल्कोहल के बारे में बात करें, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है C2H5OH। एल्कोहल का कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है एल्कोहल का, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो C2H5OH है ये नॉर्मली किसका है? इसको एल्कोहल भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही इसको बोलेंगे तो ये आपका एथेनॉल है, एथेनॉल है। C2H5OH क्या है? एथेनॉल है। और ये इसी को शराब बोल सकते हैं आप, इसी को वाइन बोल सकते हैं, इसी को बियर बोल सकते हैं। जब कफ का जो सिरप में डाला जाता है इसी को डाला जाता है कफ के सिरप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, यानी कोई एक वस्तु है और ये इस प्रकार की एक पथ है और इसमें क्या है, वो वस्तु जो है गति कर रही है, ऐसे करके गति कर रही है, ठीक है। तो गति कर रही है तो यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है, ये इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण जो है घटता है, इसके वेग में परिवर्तित होती है और इसका वेग एक समान रहता है। तो ध्यान रखेंगे जब इस प्रकार की गति करेगी
जितनी गति करेगी। तो देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए ये आदमी घूम रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर ये अभी किस दिशा में जा रहा है, सीधा ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आएगा जब आदमी तो फिर कैसे होगा, नीचे हो जाएगा, उसका गति की दिशा नीचे हो जाएगी। यहाँ पर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ऐसे करके गति कर रहा है ना, बार बार इसके किस में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दिशा में परिवर्तन होगा और दिशा में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि वेग एक आपका सदिश राशि है, याद रखेंगे वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, जबकि चाल जो है आपका अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कुछ आपके क्या है, टूल्स है, और एक तरफ जो है कुछ आपका जो है मात्रक है, इसको यानी कि मापने के लिए है ना कुछ। तो यहाँ पर दिया अमीटर, अमीटर से किसको मापेंगे, तो अमीटर को विद्युत धारा को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से किसको मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है वायुमंडलीय। और वाट किसका यूनिट है, तो वाट जो है आपका पावर यानी कि शक्ति का यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैच कर दीजिए जल्दी से। एमीटर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। हाइग्रोमीटर हो जाएगा आर्द्रता का। बैरोमीटर हो जाएगा दाब। और जो है वाट किसका पावर है, मतलब यूनिट है शक्ति का। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 1 2। 3 4 1 2 कहाँ पर है, तो 3 4 1 2 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है, तो इसके द्वारा वोल्ट मापा जाता है ना, कि विद्युत विभव जिसको बोलते हैं, या फिर विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर के थ्रू से। इसी प्रकार से होता है आपका गैल्वेनोमीटर, जो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा को मापने का है गैल्वेनोमीटर। आप लोग जल्दी से बताइए हाइड्रोमीटर से किसको मापेंगे, हाइड्रोमीटर जो है आपका उसके द्वारा किसका मापन करेंगे। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बहिष्कृत भारत नामक जो है पत्र का, मतलब कि जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था उसके द्वारा। बहिष्कृत भारत की भाषा कौन सी थी, जल्दी बताइए। तो बहिष्कृत भारत की जो भाषा थी कौन सी थी, तो मराठी भाषा में थी। ठीक है, अब ये आप अपने दिमाग से भी बता सकते हैं कौन सी भाषा में छपा होगा। क्यों? क्योंकि BR अम्बेडकर कहाँ का रहने वाला था, कहाँ उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलती है, मराठी भाषा चलती है। इसलिए बहिष्कृत भारत जो समाचार पत्र था इसकी भाषा कौन सी थी, मराठी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेशनल हेराल्ड जो है आपका जवाहरलाल नेहरू का समाचार पत्र था, नेशनल हेराल्ड है ना। महात्मा गांधी का कौन सा था, महात्मा गांधी का हरिजन था महात्मा गांधी का। और कौन सा था, जल्दी बताइए। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, दयानंद सरस्वती को, बाल गंगाधर तिलक को, राजा राम मोहन राय को। तो आधुनिक भारत का निर्माता पूछे, आधुनिक भारत का पिता पूछे, आधुनिक भारत का जो है पुनर्जागरण का जो है पिता पूछे, पुनर्जागरण का जनक पूछे, सबका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही क्या किया, आधुनिक भारत की नींव रखी। और जो है पुराने वाले जो भी प्रथा थे, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह को विरोध किया, उसके बाद बहु विवाह यानी कि जो विधवा महिलाएं होती थी उनके विवाह को के लिए उन्होंने जो है क्या किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया। तो इस प्रकार से जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है आपका मुगल शासक जो था आपका अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। तो अकबर द्वितीय ने क्यों इसको राजा की उपाधि दी थी, तो अकबर द्वितीय ने जो है इसको राजा की उपाधि दे करके अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड भेजा था, ब्रिटेन क्यों भेजा था, अपना पेंशन जो है बढ़वाने के लिए। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक है जो अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, तो याद रखेंगे अकबर द्वितीय। और राजा की उपाधि दिया था इसको। और राजा जो है राजा राम मोहन राय जो है ब्रिटेन में ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। अगला हम लोग याद ले लेते हैं, ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूस या फिर डबल फॉल्ट जो ये है शब्द है, ये किससे संबंधित है, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉन टेनिस से ये जुड़ा हुआ है आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुगली या फिर आपका स्लिप, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये सब आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। पराकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर आपका क्या है, जो है सही है। देखिए सबसे इस तरह के प्रश्न को मैंने सोल्यूशन करने के बारे में क्या बताया था कि पहले ऊपर पढ़ेंगे जब कथन के बारे में देगा, और नीचे पढ़ेंगे कि क्या है, सही है या सही नहीं है, इसके आधार पर चुनना है। और सही है बोल रहा है तो हमको जो सही लगेगा उस पर टिक लगा देंगे। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती थी, जो आपका प्राकलन समिति था इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो है 25 होती थी, बिल्कुल गलत है। प्राकलन समिति के बारे में पिछला वीडियो में मैंने पूरा बढ़िया तरीके से बताया था, अच्छी तरह से, कि इसका कार्य कितना क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है जो है, और
और लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं, इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, सारे पॉइंट्स का बहुत गजब तरीके से वहाँ पर चर्चा किया था। अब यहाँ पर इसका सिर्फ आंसर कर दीजिए आप लोग फटाफट, आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे मुझे उम्मीद है। तो इसमें सदस्य 25 नहीं बल्कि 30 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा से बिल्कुल गलत है। इसके जो है सदस्यों में आपका जो है 30 का 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था आपको कि इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष क्या होगा, सत्ता पक्ष का कोई नेता होगा, लेकिन मंत्री को इसका अध्यक्ष या फिर इसका सदस्य नहीं बनाएंगे। टोटल 30 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से जाते हैं। और किस प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है, तो आपका अप्रत्यक्ष होता है। और उसके बाद कौन सा, जिसको बोलते हैं आपका आनुपातिक, है ना, आनुपातिक विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, आपका अगला प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल सबसे वरिष्ठ राज्यपाल को इसकी अध्यक्षता के लिए नामित किया जाता है। तो जब सारे राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो किसका प्रेजेंटेशन करता है, जो राज्यपाल होता है दोस्तों राज्य का, वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसका मतलब कि आपका सदस्य होता है, मतलब कि राष्ट्रीय यानी कि केंद्रीय या फिर सरकार का, या फिर आपका राज्य, तो केंद्रीय सरकार का है ना वो। तो इसलिए राष्ट्रपति जो है वही उसका नियुक्ति करता है, इसलिए उसका जो अध्यक्षता करेगा राज्यपालों की सम्मेलन का राष्ट्रपति ही करेगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत्र होता है, जब चाहे वो हटा देगा, लेकिन किसकी सलाह लेने के बाद, प्रधानमंत्री यदि उसको कहे ऐसी सलाह दे तब, या फिर आपका मंत्री परिषद ऐसा सलाह दे तब। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मैंने यहाँ पर वीवीआई लगा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, नहीं मिलेगा नॉर्मली आपको ऐसे तो आ ही जाएगा। अगर मिलान करने के लिए नहीं आएगा ना, तो ऐसे आपको पूछ लेता कि भाग 5 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया की चर्चा कौन सी भाग में दिया हुआ है, इस तरह पूछ लेता है। ठीक है, भाग 5, भाग 10, भाग 15, भाग 20 एक तरफ दिया हुआ है। दूसरी तरफ उससे संबंधित कौन कौन सा जो है आपका प्रावधान है, संघ सरकार के बारे में किसमें प्रावधान है, निर्वाचन, संविधान संशोधन प्रक्रिया और जो है आपका अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आप मिलान करते हैं, तो जो भाग आपका 5 है ये आपका संघ सरकार के बारे में। भाग 1 किससे है, संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग क्या है आपका, नागरिकता। भाग 3 आपका क्या है, तो भाग 3 आपका है मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है आपका, फंडामेंटल, ये क्या बोलते हैं, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, राज्य के नीति निधि तत्व। और 5वां में क्या आ जाएगा आपका, संघ सरकार आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भाग, ये तो बिल्कुल इसका मिला हुआ हो जाएगा। तो भाग 10 क्या है, तो भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से है, अनुसूचित जातियों के लिए। तो भाग 10 का 4 हो जाएगा आपका। भाग 15 आपका किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आप लोग बताइए जल्दी से, जो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो अनुच्छेद किसके तहत किया गया है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 300 कितना हो जाएगा, 324। और आपको जो है वोट डालने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 326। ठीक है, याद रहेगा। चलिए भाग 20 में किसके बारे में चर्चा है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में भाग 20 में है। भाग 20 का अनुच्छेद 368। ये पूछा जाता है आपको कि किस अनुच्छेद जो है, किस अनुच्छेद में जो है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में चर्चा है, तो अनुच्छेद 368। इस प्रकार से अगर मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 1 4 2 3। 1 4 2 3 कौन सा में है, यानी कि 1 4 2 3 नहीं, मतलब कि इस प्रकार से अगर मिलाएंगे तो ए कहा ना, एक मतलब ABCD करके मिलाने के लिए दिया है, यानी कि इसका इधर से है ना, इसका इधर से मिलाने का था। तो अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका A, इसका निर्वाचन हो जाएगा B, AB, उसके बाद हो जाएगा आपका DC। ABDC कहाँ पर मिलता है आपको, ABDC यहाँ पर अगर सही से देख रहे हैं तो कहाँ पर, अच्छा ये आपका यहाँ पर था ना, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसका 4 का जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 का जो हो जाएगा आपका B है ना, 4 का हो जाएगा B, और जो है 1 का हो जाएगा A। तो A हो जाएगा शुरू में और लास्ट में हो जाएगा B, शुरू में A और लास्ट में B। आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, D ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ACD भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उस तरह का मिला लीजिएगा, आपको मैं जहाँ तक समझाने का था समझा दिया अच्छी तरीके से, वो आप कम कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, यानी कि जो आपका आयरलैंड है, आयरलैंड कहाँ की आपका कहाँ का देश है ये आयरलैंड, तो आयरलैंड आपका कहाँ है, ये आयरलैंड आपका यूरोप में पड़ता है। आयरलैंड, आइसलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, ये सब वहीं का है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन, है ना, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जो लिया गया है कौन कौन सा है, राज्य के नीति निधि तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के लिए जो है आपका सदस्यों का नामांकन, उपयुक्त में थे सभी। तो यहाँ पर तीनों का तीनों जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा आपका। राज्य के नीति निधि तत्व जो है इस सिद्धांत कहाँ पर है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, संविधान के भाग जो है 4 में दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है, कौन सी निर्वाचन की पद्धति है, वो आपका अप्रत्यक्ष रीति से होती है। कौन सा जो है उसमें पद्धति होती है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना।
उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, इसको भी उसी से लिया गया है। चलिए अब यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से, जो राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है किसी को, तो सदस्य बनने के लिए जो है कितना उसका उम्र होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितना होना है 25 वर्ष, है ना, और जो है राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय की दर्जा देता है। अब आप लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, रटते हैं या ऐसे ही याद कर लेते तो नहीं होगा। आपको पहले समझना है कि अभिलेखीय न्यायालय होता क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन को पहले बनाइए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब हुआ कि जो भी यानी कि न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, उसको क्या करके रखा जाएगा, उस निर्णय को मतलब सुरक्षित रखा जाएगा। अगर उसी तरह का मामला कोई दोबारा आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया रिकॉर्ड। और वो जो निर्णय दिया गया है वो सबके लिए है, वो सबके लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो पूरे राष्ट्र के लिए है, अगर हाई कोर्ट दे रहा है तो पूरे राज्य के लिए है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अभिलेखीय न्यायालय की बात करें तो अभिलेखीय न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट भी है और उच्च न्यायालय भी। तो सुप्रीम कोर्ट कितने के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 129 के तहत, 129 के तहत। और जो आपका राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कितने के तहत है, वो आपका अनुच्छेद 215 के तहत। तो इस प्रश्न के अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल जो है सही यानी कि राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है, एकात्मक है, संघात्मक है, साधारणतः एकात्मक है, विशेष स्थिति में संघात्मक हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत क्या है, भारत का अगर अनुच्छेद पहला ही पढ़ेंगे तो कहा जाएगा उसमें भारत राज्यों का क्या है, संघ है। तो इससे पता चला कि भारत जो है किस प्रकार का है, भारत का संविधान संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है, सामान्यतः संघात्मक है। लेकिन जब आप अनुच्छेद 352, 356, 360 देखेंगे यानी आपातकाल को देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्य की सारी जो है शक्तियों को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है। तो इस प्रकार से केंद्र में भी केंद्र का सरकार और राज्य में भी केंद्र का सरकार इस प्रकार से एकात्मक हो जाती है ना। तो इस प्रकार से अगर बोलें कि भारत का जो संविधान है वो किस तरह का है, तो साधारणतः संघात्मक है, विशेष स्थिति में एकात्मक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि साधारणतः एकात्मक, गलत हो गया ना, मैंने कहा साधारणतः संघात्मक और विशेष स्थिति में एकात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, इसमें है ये नहीं है ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, यानी कि जो अवशिष्ट अधिकार हैं, यानी कि 3 आपका अनुसूची 7 में मैंने आपको बताया था ना, 3 आपका सूची है। अनुसूची 7 में क्या है आपका, शक्तियों का विभाजन, और उसमें कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। एक आपका है समवर्ती सूची, एक है एक आपका संघ सूची, और एक है आपका राज्य सूची, और एक आपका समवर्ती सूची। और इन तीनों से भी अगर नहीं है, वो कोई नया विषय आ गया है तो उसको रख देंगे किसमें, विशिष्ट में, विशिष्ट सूची में। तो उस पर जो कानून बनेगा, अवशिष्ट सूची जिसको बोलते हैं, तो उस पर कौन बनेगा कानून बनाने का अधिकार, तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, संसद के पास होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलाकर के कानून बनाएगी, और अवशिष्ट सूची में संसद कानून बनाएगी केंद्र का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रस्ताव को जो है पारित किए जाने पर जो है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि इसमें से कौन सा प्रस्ताव है जिसको जो है पारित कर देंगे यदि, तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। कटौती प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। यानी कि यदि आपको किसी भी विपक्ष के नेता को या विपक्षी दल को अगर किसी चीज़ पर अविश्वास है, यानी कि सरकार जो है गलत तरीके से हो गया है, बन गया है कुछ इस प्रकार से, तो वो आपका लेके आएगा अविश्वास प्रस्ताव कि हम अविश्वास जारी करते हैं, हम इस सरकार जो है सरकार पर भरोसा हमको नहीं है, सरकार की नीतियों पर। जैसे भी वर्तमान में आप देखेंगे 3-4 महीने पहले जो है लाया गया था मणिपुर में, जब मणिपुर में जो आपका ये चल रहा था पूरा का पूरा मणिपुर हिंसा जो झड़प हो रही थी पूरी, तो उस टाइम लाया गया था कांग्रेस के द्वारा और अन्य सभी दलों के द्वारा एकजुट होकर के अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें जो है अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव में जो है सरकार का जो नेता होता है और लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री, उसको आकर के क्या देना पड़ता है, भाषण देना पड़ता है, उसको आकर के क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा उसमें चर्चा करनी होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और अगर इसको पारित कर लिया विपक्ष ने तो सरकार में की मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं सबको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जब बजट आती है तो उस टाइम ये होता है कटौती प्रस्ताव। विपक्ष क्या करती है कि बजट को मिनिमाइज यानी कि फुजूली खर्च को कम करने के लिए क्या करती है, कटौती प्रस्ताव लाती है कि नहीं इसमें अगर मान लीजिए कोई एक काम है नॉर्मल सा है ना, और उसमें क्या मान लीजिए शौचालय निर्माण के लिए रुपया है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब विपक्ष ने कहा नहीं ये काम तो आसानी से 8 करोड़ में हो सकता है, तो अब इसमें क्या करेगा, 2 करोड़ के लिए वो कटौती प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, इस प्रकार से विश्वास प्रस्ताव जो है आपका कौन लाती है, जो सरकार में होती है वो लाती है, यानी सत्ता पक्ष के लोग जो होते हैं वो लाते हैं विश्वास प्रस्ताव, और जो है विपक्ष के लोग लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। और विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसके बारे में अलग से प्रावधान है, विशेषाधिकार प्रस्ताव इसका कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन जो है सही है।
लोक लेखा समिति, हम लोगों ने ऊपर में कौन सा देखा, प्राकलन समिति। आपको बता दें ये सब कौन यानी कि किसका क्या काम करता है, तो ये आपका संसदीय समितियां हैं जो संसदीय कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है। ये सारे आपका तो इसी प्रकार से लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है और सार्वजनिक समितियां यानी तदर्थ समिति। तो लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा समिति के बारे में याद रखना है कि इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 आपका लोकसभा से जाता है और 7 जो है आपका राज्यसभा से जाता है। अब आप लोग पूछेगा कि सर यहाँ पर जो है आपका लोकसभा से ज़्यादा क्यों जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है कि लोकसभा ही भारत का जो है मुख्य रूप से भारत को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लोगों की सभा है। लोकसभा मतलब कि लोगों की सभा है, यानी लोगों द्वारा निर्वाचित, यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल है। इसलिए सबसे अधिक इसी का प्रतिनिधित्व तो हर चीज़ में होगा। अगर धन विधेयक आ रहा है तो उस पर किसका अधिकार, यानी कि विशेषाधिकार लोकसभा का। 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा को पास करवाना है। बजट कहाँ पर लाया जा सकता है, लोकसभा में, है ना। मतलब कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपका लोकसभा को दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 सदस्य, उसमें से 15 आपका लोकसभा, 7 हो जाएगा राज्यसभा। इसके कार्यकाल के बारे में बात करें तो चाहे प्राकलन समिति पूछे, कोई भी समिति पूछे, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और जो है ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य नहीं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर जो है चयन किया था, बिल्कुल राइट है, आनुपातिक प्रक्रिया के आधार पर चयन किया था, प्रतिवर्ष बोला है, यानी कि 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, साइड में यहाँ पर लिख करके दे दिए हैं आपको कि जो ये एक समिति होता है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होता है, 7 राज्यसभा से होता है। इसका कार्यकाल यानी टेन्यूर 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं विपक्ष का नेता बनाया जाता है, विपक्ष का नेता इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्राकलन समिति का जो अध्यक्ष बनाएंगे वो सत्ता पक्ष का होगा। तो इस प्रश्न के अनुसार राइट क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट ये भी था, राइट आपका ये गलत था और ये आपका राइट था। तो आपका 1 और 3 बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है, ऋण पत्रों के व्यापार से, धातुओं के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, उपयुक्त में से सभी। जो गिल्ट एज्ड मार्केट है दोस्तों, ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, सरकारी प्रतिभूतियां जब बेची जाती है खुली बाजार में तो इसको बोला जाता है ना, सरकारी प्रतिभूतियों के जो है व्यापार से संबंधित है। ये प्रतिभूति बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेपर है ना, बॉन्ड बेचा जाता है सरकार के द्वारा। जो आरबीआई से ऋण ले जाता है, यानी क्या करती है सरकार के पास रुपया नहीं है तो सरकार ने क्या किया, आरबीआई को अपना कुछ प्रतिभूति यानी कि कुछ गिरवी दे दिया और आरबीआई ने सरकार को क्या कर दिया, केंद्र सरकार को रुपया दे दिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रुपया दे दिया। अच्छा, अब आरबीआई के पास क्या आ गया, आरबीआई के पास आ गया बॉन्ड। अब वो बॉन्ड लेके क्या करेगा, उसका कोई काम ही नहीं है ना, तो उसको रुपया लेना है। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए मार्केट में यानी कि हमारे पास आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा, महंगाई आ जाएगी नहीं, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड को बेचेगा और बेच करके लोगों के पास चला जाएगा वो बॉन्ड, और जो है लोगों से रुपया जो है आरबीआई के पास चला जाएगा। इस प्रकार से मुद्रास्फीति जिसको बोला जाता है, इन्फ्लेशन, उसको जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष जो है रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। पूर्ण रूप से परिवर्तनीय यानी कि जो रुपया का जो वैल्यू होगा वो किस पर डिपेंड, किसके द्वारा निर्धारित होगी, तो उसका निर्धारण होगा बाजार के द्वारा, ठीक है। बाजार के द्वारा निर्धारण होगा, आरबीआई या फिर सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं पूर्ण रूप से परिवर्तनीय। तो ये आपका कब किया गया था, तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 1991 में, जब एलपीजी सुधार किया गया था, उसी टाइम जो है इसको पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया था चालू खाते को, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आप लोगों का। डायामेंटिना गर्त जो है, ये खाई जो है, गर्त यानी कि गड्ढा यानी कि खाई है ना, किस महासागर में स्थित है। तो ये तो आपका नॉर्मल हलवा प्रश्न है, ये आपको मालूम ही है, आपका प्रशांत महासागर में। चाहे मेरियाना गर्त पूछे वो भी प्रशांत महासागर में, और इसका क्या कितना गहराई है, लगभग 11,000 के आसपास है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बरमूडा त्रिभुज, काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये आपका। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण जो है किस महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज जो काफी आपका चर्चा में रहता है कभी कभार, यानी कि वहाँ पर ऐसा कुछ है कि वहाँ पर कि कोई चीज़ वहाँ पर पहुँचती है या कोई जहाज वहाँ पहुँचता है तो गायब हो जाता है, बरमूडा त्रिभुज है ना। यानी कि काफ़ी वहाँ पर जो है क्या है, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय जो है आपका आकर्षण बहुत अधिक है। ये कहाँ पर है, तो आपका याद रखना है कि उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। और बरमूडा में किसका अभी वर्तमान में मतलब कि किस बरमूडा किस देश के अंतर्गत आता है, तो ब्रिटेन के तहत आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट का रूपांतरित है, यानी जो आग्नेय चट्टान है ये किसका जो है आपका, यानी कि आग्नेय चट्टान जो ग्रेनाइट है ये इसका रूपांतरित क्या होगा, नीस या फिर सिस्ट या फिर आपका सलेट या फिर आपका संगमरमर। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर नीस हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है ये किसका रूपांतरित है, नीस का है, और नीस की जब बाद में क्या हो जाता है, सिस्ट में बदल जाता है। सलेट जो है आपका चिकनी मिट्टी जो है सलेट में बदल जाती है, और जो संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, ये आपका जो है बलुआ, ये चूना पत्थर का आपका रूपांतरित है ना। 3 प्रकार का चट्टान है ना, आप लोग पढ़े हैं ना, 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। एक आपका होता है आग्नेय चट्टान, एक होता है आपका कौन सा चट्टान, अवसादी चट्टान, और एक होता है आपका मेटामॉर्फिक जिसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यानी जब अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था तो उसमें मुस्लिम लीग की कितनी जो है प्रतिनिधि उसमें शामिल था, तो 5। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनवार सुहैली जो है किसका फारसी अनुवाद है, अनवार सुहैली
ये जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। और ये कब किया गया था? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अबुल फजल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? अकबरनामा। अकबरनामा जो है कितने भागों में बटा हुआ है? अकबरनामा 3 भागों में बटा हुआ है। और उसका जो तीसरा भाग है वो क्या कहलाता है? अकबरनामा के नाम से कहा जाता है। ये आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें उस कानून के बारे में, सब कुछ के बारे में चर्चा है ना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? यानी प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया था भारत में किसके द्वारा? तो ये लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1556 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था स्थापित? गोवा में किया गया था। ठीक है, लेकिन सही से नहीं चल पाई, तो फिर बाद में ब्रिटेन यानी कि जो है अंग्रेजों ने शुरू किया था। कब किया था? 1680 में किया था, है ना, 1680 में। प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई खाना जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा जो है समाचार पत्रों का या फिर अन्य जो है किसी भी प्रकार के डाक टिकट, अन्य छपाई के कार्य किए जाते थे इसके द्वारा। और सबसे पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1686 में, किसके द्वारा? वो अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया? जो ब्राह्मण समाज चलाई गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो इसका जो है आगे जो जब इसकी मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की, तो इस समाज का नेतृत्व या फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन। तो बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा राइट, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको आगे बढ़ाया था और बाद में आकर के केशव चंद्र सेन भी उसमें जुड़ गया था, लेकिन यहाँ पर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर पहले जुड़ता है वो, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब किया था? 1828 में किया था, ये याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय की सहायता से ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो है 1829 में नियम 17 के तहत क्या कर दिया था? नियम 17 के तहत जो है इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में भाग नहीं लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और जो है इसमें से कौन कौन व्यक्ति लिया था? गांधी जी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 38 नंबर का प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 38 नंबर का हो जाएगा आपका 3 जो है आपका लिया था मदन मोहन मालवीय, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसमें भाग लिया था। तो 1, 3, 4 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 नंबर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं फटाफट। भक्ति आंदोलन के को जो है दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को, कबीर को, तुकाराम को, चैतन्य प्रभु को। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था भक्ति आंदोलन को? चैतन्य महाप्रभु। कौन सा हो जाएगा? 39 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो है भक्ति आंदोलन को लाया था, है ना, उत्तर भारत। चलिए, और इसको ही चैतन्य महाप्रभु को ही क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। पिछला सेट में आपको कराया था मैं। अब यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है बौद्ध संगीतियाँ और एक तरफ दिया गया है कौन कौन से शासक। एक तरफ क्या है? बौद्ध की अलग जो संगीतियाँ, कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, सम्मेलन जो बुलाया गया था, और किस शासक के काल में बुलाया गया था, ये आपको यहाँ मिलान करना है। तो सबसे पहले एक एक करके ध्यान लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति जो बुलाई गई थी वो कहाँ बुलाई गई थी? राजगिरी में बुलाई गई थी। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में 2 से 3 बार पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति के यानी कि जब बुलाई गई थी किस शासक ने बुलाया था? अजातशत्रु ने बुलाया था, याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, किसकी अध्यक्षता में ये आपका संगीति बुलाया गया था, प्रथम बौद्ध संगीति? तो यहाँ पर हो जाएगा वसुमित्र। कौन हो जाएगा दोस्तों? वसुमित्र, है ना। और उसके बाद आपका जो है द्वितीय बोल जो है आपका नहीं यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में जो है वसुमित्र था, है ना, याद रखेंगे। वो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति आपका वैशाली में बुलाया गया था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में बुलाया गया था। अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष सबा कामी था। कौन था? सबा कामी। तीसरा नंबर का बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? तो पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। अध्यक्ष कौन था? तो आपका मोगलीपुत्र तीस था, है ना, मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीत थी वो किसने बुलाया था? जो है आपका कनिष्क ने बुलाया था। और कहाँ बुलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर कुंडल वन में बुलाया गया था। और इसी संगीति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक आपका महायान, एक आपका हीनयान। महायान ने गौतम बुद्ध को भगवान का रूप दे दिया था, जबकि हीनयान जो है उसको जो है गौतम बुद्ध को एक जो है मानव की तरह ही मानता था, है ना। ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर मिलाएंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति कौन हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा, जो हर्यक वंश का शासक था। द्वितीय बौद्ध संगीति आपका कौन हो जाएगा? कालाशोक हो जाएगा। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक। और चौथा आपका कौन हो जाएगा? चौथा आपका कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं 41 नंबर का। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसमें से कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो 41 नंबर का आपका क्या क्या हो जाएगा? मिलाएंगे तो सही से। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? आपका खेड़ा का आंदोलन हुआ था। फिर खेड़ा आंदोलन के बाद आपका रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट जैसी लाया गया था उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, है ना। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है? यानी कि डीएनए जो होता है नाभिक के अलावा कौन से कोशिका में पाया जाता है? तारक केंद्र, गोल्जी काय, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है? तो जो आपका नाभिक के अलावा पाया जाता है कोशिका के डीएनए में, यानी कि जो पाया जाता है वो लाइसोसोम में पाई जाती है। ठीक है, तो 42 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल
कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बता दीजिए। 42 नंबर का जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका राइट हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो है 41 नंबर का क्या हो जाएगा? 41 नंबर का डी नंबर, बिल्कुल वो तो सही था आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं 43 नंबर का। किन गुणों में जो है हार्मोन में जो है एंजाइम से भिन्न होते हैं, यानी जो हार्मोन जो है एंजाइम से किस गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो ध्यान रखना है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, बल्कि लेकिन हार्मोन सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ये तो काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है। जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है? जीरेफ थैलेमिया होता है, जीरेफ थैलेमिया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या फिर एक्सरे। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई है ना, लोलक की लंबाई यदि 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि क्या होगी? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, दुगुना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा? तो अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, टी इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल बराबर होता है 2π√L/g। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो है इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई को क्या कर दिया गया है? 4 गुना कर दिया गया है। तो 4 गुना कर दिया गया ना, लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया गया। तो 4 गुना कर दिया, अगर √4 का बाहर निकालेंगे तो क्या निकलता है? 2 निकलता है ना, तो दुगुना हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह प्रश्न थोड़ा माइंड लगाना है और थोड़ा फॉर्मूला ये सबको कंसेप्ट माइंड में रखना है। वायु अंगार गैस, जो वायु अंगार गैस होता है, इसमें कौन कौन से जो है गैस मुख्य रूप से मिले हुए रहते हैं? बताना इन चारों में से कौन सा आंसर जो है राइट होगा। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। और कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। ये मुख्य रूप से होता है वायु अंगार गैस में। कहाँ पर दिया हुआ है आपका? इसमें दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल यही आपका सही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 47 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है? पीयूष ग्रंथि से जो है इसमें से कौन स्रावित नहीं होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन। तो 48 नंबर क्या हो जाएगा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आपका जो है पीयूष ग्रंथि से नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रकार के हार्मोन का रिलीज करता है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कैल्सिटोनिन नहीं करता है। मादा जनन तंत्र में किसको जो है मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन अंग में डिंडवाहिनी नलिका को, या फिर अंडाशय को, या फिर आपका गर्भाशय को, या फिर अंडाणु को। तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यही मेन रूप से कार्य करता है। जब जो है आपका क्या कहता है, इसको काट दिया था, इसकी नली को काट दिया था ऑपरेशन के थ्रू से, तो क्या होता है, और जो है ये मतलब कि बच्चों की जो है पैदाइश और नहीं होती है ना। यही जो है जनसंख्या नियंत्रण के का कार्य करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 50वें और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, किंतु हम लोग स्मृति तथ्य को भी पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से, मैं कहता नहीं हूँ उतना ज़्यादा, लेकिन आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे सेशन खराब होने लगता है, टाइम बढ़ जाता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? वसा है, लिपिड है, ग्लूकोज है, सेल्यूलोज है? कौन हो जाएगा इसमें बिल्कुल राइट? तो जब कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है, उसका अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का क्या होता है सूत्र? C6H12O6 हो जाता है, ठीक है। चलिए, समाप्त हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं महाजनपद काल, है ना, महाजनपद काल के बारे में। तो महाजनपद काल टोटल कितनी इसमें महाजनपदें थी? 16 महाजनपद थी। इसे द्वितीय नगरीकरण, यानी कि ये इस समय क्या हुआ था? द्वितीय नगरीकरण की क्रांति हुई थी, है ना। और इसी में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का जन्म होता है। गौतम बुद्ध इसके मुख्य रूप से क्या होते हैं? बौद्ध धर्म का संस्थापक होता है। गौतम बुद्ध के बारे में सारी की सारी जानकारी मैंने पिछला वीडियो में आपको बता दिया था सेट प्रैक्टिस के दौरान। इसी प्रकार से जैन धर्म का भी उत्पत्ति होता है यहीं पर। और महावीर जो है स्वामी, जिसको जो है महावीर जैन के नाम से जाना जाता है, वो उसका क्या होता है? संस्थापक मुख्य रूप से होता है। वैसे तो उसमें 24 तीर्थंकर थे। ये सारे पॉइंट्स थे। अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग एक तरफ से सारे के सारे राजधानियों का, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और मुख्य रूप से जो आपका बिहार से होगा उसको आपको तो अच्छी तरह से याद कर लेना है। बिहार में जो है मुख्य रूप से आपका 3 जो है महाजनपद मतलब थी उस टाइम, तो तीनों को याद रख लेना है। कौन कौन सा? मगध था, अंग था, वज्जी था। ये तीनों के तीन आपका बिहार से संबंधित था। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी आपका गिरिब्रज या राजगिरी, दोनों पूछा हुआ है। एक बार आपको पूछा हुआ है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी दिया हुआ है ऑप्शन में, एक बार आपको गिरिब्रज, ये दोनों आपको दोनों पूछा हुआ है, तो दोनों याद रखेंगे। अंग की राजधानी आपका चंपा था। ये अंग कहाँ पड़ता है? ये आपका अंग जो पड़ता है वो आपका भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र में पड़ता है। वज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली तो जानती हैं आपको, मतलब पटना के निकट वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से अन्य राजधानी को याद रखेंगे। काशी की राजधानी आपका वाराणसी था, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ, है ना। कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ? कुरु इंद्रप्रस्थ। ये आपका दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र को मिलाकर के बनाया गया था। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक, कंबोज की राजधानी। अश्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटली थी, है ना। इसी प्रकार से इधर याद रखना आपको, कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन था। मल्ल की राजधानी आपका कुशावती,
पंचाल की राजधानी अहित क्षेत्र या फिर कामपिल्ले, दोनों आपका, दोनों में से कोई भी आएगा। तो पंचाल की राजधानी अहित क्षेत्र और कामपिल्ले। चेदी की राजधानी कहाँ थी, 1 सेकंड दोस्तों, चेदी की राजधानी कहाँ पर थी, तो चेदी की जो राजधानी थी वो आपका थी शक्तिमती, ठीक है। उसके बाद विराटनगर कहाँ, विराटनगर किसकी राजधानी थी, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला, है ना। ये देख लीजिए यहाँ पर आप लोग एक बार इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बार बार देखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद करने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग जो है सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आती होगी, अगर किसी प्रकार का यहाँ पर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कमेंट, और उसका जो है मैं आप उसकी चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।